नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने हम फिर मॉडल शिफ्ट 2 लेके हाजिर हो गए। ठीक है, ये सेकेंड ईयर के जो भी बच्चे बैक पेपर वाले हैं या लेफ्ट ओवर वाले हैं, उन लोगों के लिए क्लास होने वाली है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। ठीक, ये तो हमने पहले ही बता दे रखा है। आप देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आपकी मेहनत प्लस हमारा मार्गदर्शन इक्वल टू शानदार रिजल्ट। भाई, शानदार रिजल्ट यदि आप लाना चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बस मेहनत किसी के गाइडेंस में करने की जरूरत होती है। जो आपका मेंटोर है, जो आपका एक तरह से कि कोच है, वो कैसा है, वो अपना कैसा प्रेफरेंस दे रहा है, ये तो मायने रखता ही रखता है। लेकिन आपकी भी मेहनत मायने रखती है। आप जितना मेहनत करोगे उसी हिसाब से आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों लोगों की जरूरी है भाई, आप भी मेहनत करो और हमने तो अपना पूरा प्रयास किया ही है, तब जाके आपका शानदार रिजल्ट बना है। जो लोग कमेंट करते हैं पेपर के बाद कि सर आपकी वजह से या ग्लोबल आईटीआई टीम की वजह से हमारा इतना मार्क्स बना, हमारा इतना मार्क्स बना, तो उस बस हम लोग केवल उतनी ही तसल्ली चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपना मेहनत जरूर जारी रखिए। चलो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। लार्ज डीसी जनरेटर मशीन में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है पोल को बनाने के लिए। तो यदि मैं यहाँ पे बात कर लूँ स्मॉल मशीन के लिए, तो स्मॉल मशीन के लिए हम लोग कास्ट आयरन का यूज कर लेते हैं, कास्ट आयरन का। ठीक है, और यदि मैं बात कर लूँ लार्ज डीसी मशीन के लिए, लार्ज डीसी मशीन की यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पे लार्ज डीसी मशीन, तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं आपका कास्ट स्टील। ठीक है, कास्ट स्टील लार्ज डीसी मशीन, तो ये स्मॉल डीसी मशीन, करेक्ट। स्मॉल के लिए कास्ट आयरन और लार्ज के लिए कास्ट स्टील। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कास्ट स्टील। ठीक, स्टेनलेस स्टील का यूज हम लोग अक्सर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। और बाकी जो सॉफ्ट आयरन दिया हुआ है वो ऐसे किसी चीज को किसी एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका योक है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। योक मशीन में जो योक का पार्ट होता है वो बना होता है आपके सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। देखो, स्टेटर और मोटर के यदि मैं 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल की बात करूं, 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल की यदि मैं बात करूं, तो ये कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर लूँ, ये कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे 6 पोल की बात किया है, यहाँ पे 6 पोल इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात किया है, तो ये कितना हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो जाएगा आपका 1080, 1080 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लूँ वन, यहाँ पे लिख लो 1 पोल, 1 पोल इलेक्ट्रिकल डिग्री को ऐसे लिख, 1 पोल इलेक्ट्रिकल है तो वो 180 होता है, और 6 पोल की बात कर लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1080 डिग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं। तो देखो भाई, एसी वाइंडिंग में डैम्पर, एसी मशीन में डैम्पर वाइंडिंग यूज करने का दो फायदा होता है। डैम्पर वाइंडिंग यूज करने का दो फायदा होता है। एक तो फायदा ये होता है कि मशीन को हम लोग जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर को हम लोग सेल्फ एक्साइटेड भी बना सकते हैं। और दूसरा कि हम लोग हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए भी डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। दूसरा, हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हमें मिल जाएगा उसे हम लोग आप आसानी से टिक कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है प्रिवेंट हीटिंग। हीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए मतलब हीटिंग से बचाने के लिए किया जाता है क्या? नहीं सर, हीटिंग से बचाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज नहीं करते। डैम्पर वाइंडिंग का दो यूज होता है, एक मशीन को सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए, दूसरा हंटिंग से बचाने के लिए। दूसरा है रिड्यूस कॉपर लॉसेस, बिल्कुल गलत है। अगला है कि रिड्यूस वाइंड विंडेज लॉस, ये विंडेज है, विंडेज है, ये वाइंड एज लिख दिया है, विंडेज लॉसेस। विंडेज लॉसेस के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है ऐसे। तो
प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, यस बिल्कुल करेक्ट है, प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि जो हमारी डैम्पर वाइंडिंग है, डैम्पर वाइंडिंग का क्या क्या फायदा होता है, डैम्पर वाइंडिंग का क्या यूज होता है, एक तो होता है प्रिवेंट फ्रॉम हंटिंग, प्रिवेंट फ्रॉम हंटिंग, और दूसरा एक फायदा होता है टू मेक सेल्फ स्टार्टेड, टू मेक सेल्फ स्टार्टेड ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, सेल्फ स्टार्टेड, ठीक, सेल्फ स्टार्टेड मशीन, मशीन निकलो यहाँ पे, करेक्ट है बात। अच्छा, जो हमारी डैम्पर वाइंडिंग है, डैम्पर वाइंडिंग की कहाँ जाती है, डैम्पर वाइंडिंग पोल के फेस में की जाती है, ठीक है, पोल के फेस में की जाती है, और इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है, जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है उसके जस्ट अपोजिट में होता है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहता है हमारा मेन ईएमएफ के, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल, सोलर सेल में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो देखो सोलर सेल में हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं सोलर सेल को बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर, और दो तरह के सेमीकंडक्टर जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, एक आपका है सिलिकॉन, एक आपका है सिलिकॉन और एक है आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम का यूज थोड़ा, इसमें जो लीकेज करंट की वैल्यू है, लीकेज करंट की वैल्यू अधिक होती है, ठीक है, लीकेज करंट की वैल्यू अधिक होती, लीकेज करंट की वैल्यू अधिक होने के कारण इसका उपयोग हम लोग कम करते हैं, इसका उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, और सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए, तो यहाँ पे सिलिकॉन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही में यदि मैं बात कर लूँ थोड़ा सा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस तरह का डोपिंग मिलाया जाता है और पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस टाइप की डोपिंग की जाती है, तो इसको भी यहाँ पे एक लाइन में लिख लो, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट एलिमेंट की डोपिंग की जाती है, की डोपिंग की जाती है, करेक्ट इतना। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, एलिमेंट का यूज करते हैं, और ट्राईवैलेंट आपके कौन कौन से हैं, वो है आपका बोरान है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आपका गैलियम है, ये आपके ट्राईवैलेंट है। और पेंटावैलेंट कौन कौन से हैं, पेंटावैलेंट में भी आप नोट कर लो यहाँ पे, पेंटावैलेंट में आपका है जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और भी कई सारे हैं, तो ये हो गए आपके पेंटावैलेंट वाले, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इन दोनों पॉइंट को भी नोट कर लीजिए साथ में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज द फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर, इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, या फिर एसी को बढ़ा के देता है, या फिर डीसी को बढ़ा के देता है, ये आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो ये आप सभी जानते हैं कि जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम होता है कि वो डीसी को एसी में चेंज करे, क्या करे भाई, इन्वर्टर, इन्वर्टर डीसी, डीसी टू एसी, जो इन्वर्टर का काम होता है वो डीसी को एसी में करता है, ठीक है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है, रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी टू डीसी, एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, ये काम होता है आपके रेक्टिफायर का, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज, यहाँ पे ऑप्शन ए ही भी सही हो जाएगा, सॉरी सॉरी सर, ऑप्शन ए, ये तो रेक्टिफायर है यार, ये ऑप्शन ए नहीं, ठीक है, कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू डीसी, डीसी हायर वोल्टेज नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये है आपका कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू एसी हायर वोल्टेज
ये तो ट्रांसफार्मर का काम है यार, कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज। यस, ये है आपका इन्वर्टर, ये है आपका इन्वर्टर का डेफिनेशन, ठीक है। ये जो है ये है आपका रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम होता है, ठीक है। जो डीसी को डीसी में चेंज करे वो होता है आपका चॉपर, वो होता है आपका चॉपर। और ये तो है आपका ट्रांसफार्मर, ये है आपका ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को क्या करे भाई, हायर एसी वोल्टेज में चेंज करे। तो ये काम होता है आपके ट्रांसफार्मर का, है ना। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। देखो वहां पे ऐसे जनरेटर की बात किया था, बस वो उसी का थोड़ा सा नाम चेंज करके फिर से पूछ दिया है आपसे कि डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम है। तो डैम्पर वाइंडिंग का हमने अभी आपको काम बताया कि डैम्पर वाइंडिंग का दो काम होता है, एक मशीन को सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए, दूसरा होता है आपका कि हंटिंग से कम करने, हंटिंग के प्रभाव से बचाने के लिए, ठीक है। और यह कहाँ पे की जाती है, यह पोल के फेस में की जाती है, लेकिन इसमें जो प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन मेन ईएमएफ के विपरीत होती है। तभी जाके ये क्या करता है भाई, तभी जाके ये नलिफाई करता है जो हमारा हंटिंग प्रोड्यूस होता है उस समय हंटिंग को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट, यहाँ पे पहला ही दिख गया ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट। बाकी इधर कहीं पे सेल्फ स्टार्टेड की बात किया नहीं है, तो ये सभी के सभी गलत हो जाएंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज। इसमें से ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज का उदाहरण कौन सा है, तो देखो क्या पंप, जो आपकी पंप मोटर होती है उसमें उसमें स्टेप्ड वोल्टेज लगा होता है क्या भाई, स्टेप्ड वोल्टेज, ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज तो वो होता है आपका टेलीविजन में, वो आपका टेलीविजन में होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, टेलीविजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, देखो हमने ये आपको बताया था कि जहां पे डीसी जनरेटर की प्रिंसिपल की बात करेगा और फैराडे का लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल दोनों भी दिया रहा है, और वहीं पे एक चीज और दे दिया रहा है कि फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। तो आप लोग वहां पे फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को चूज करेंगे, बाद में आप चूज करेंगे, बाद में प्रीफर करेंगे किसको, फैराडे, ठीक है ना, सॉरी फ्लेमिंग को। पहले सबसे पहला आपका जो चूजन ऑप्शन है वो क्या रहना चाहिए, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। अब देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा है फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट करेंगे, न कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पे करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेक्ट करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का क्या नाम है। ये जो आपकी वायरिंग एक्सेसरीज दी हुई है इसका क्या काम है, तो यही तो है आपका डीन रेल। डीन रेल यही तो है ना, जिसमें क्या किया जाता है भाई, जिसमें हम लोग करते हैं कि जो भी हमारे इक्विपमेंट है उन सारे इक्विपमेंट को हम लोग इसमें फिट करते हैं, ठीक है, टू फिक्स द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसका यूज क्या किस लिए किया जाता है, एलिमेंट्स को फिक्स करने के लिए। और इससे पहले एक और पूछा हुआ था, इसका काम क्या था, जी चैनल का, जी चैनल पूछा हुआ था, तो जी चैनल का काम था टू फिक्स द टर्मिनल कनेक्टर्स, टू फिक्स द टर्मिनल कनेक्टर्स, है ना। तो यहाँ पे डीन रेल का काम ये है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है कि एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है, एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है ये आपसे पूछा है। तो कौन कौन से आपके इंसुलेशन वाले कैटेगरी है भाई, वाई ए ई, फिर आपका होता है बी, ठीक है, फिर होता है आपका एफ, फिर आपका होता है सी, है ना, और एक होता है आपका एच। यही तो आपके कैटेगरी है। वाई वाले का कितना होता है भाई, इसका होता है आपका 90 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका ए का हो जाता है 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ई का हो जाता है 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक।
फिर एफ का कितना हो जाता है, एफ का हो जाता है आपका 135 डिग्री सेल्सियस, और बी का एफ का हो जाता है आपका 155 डिग्री सेल्सियस, ये होता है आपका 180 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाता है एच का 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक है, अधिक 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक। यहाँ पे बात किसकी किया है, एफ का बात किया है, तो एफ का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एफ का कितना लिखा हूं मैं यहाँ 155 डिग्री सेल्सियस ना, हाँ 155 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग याद रखेंगे, ये टेबल याद रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये टेबल यदि आप याद रखेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which type of DC motor is used for constant speed drive? constant speed drive की बात किया है। देखो हमने पिछले वाले मॉडल पेपर में आपको बताया था कि जहां पे हमें कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल लोड की जरूरत हो तो वहां पे हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जहां पे हमें हाईएस्ट टॉर्क की जरूरत हो वहां पे सीरीज कंपाउंड मोटर का यूज कर लेते हैं। जहां पे हमें हाई करंट और लो वोल्टेज की जरूरत हो या फिर वेल्डिंग करनी हो तो वहां पे हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किया है कि कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड ड्राइव की बात किया है तो कांस्टेंट स्पीड कहाँ से मिलता है यार, ये हमने आपको बताया था ना कि कांस्टेंट स्पीड हमें मिलता है संट वाले से, है ना। संट मोटर में जो है हमें कांस्टेंट स्पीड देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें कांस्टेंट स्पीड देखने को मिलती है डीसी संट मोटर में। जो आपकी डीसी सीरीज मोटर होती है ये हाईएस्ट टॉर्क, इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि हाईएस्ट टॉर्क के लिए इसका यूज किया जाता है और नो लोड पे इसकी स्पीड डेंजरसली हाई होती है, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसलिए कभी भी डीसी मोटर को हम लोग नो लोड पे नहीं चलाते, डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे नहीं चलाते हैं। यदि नो लोड पे आप चलाएंगे तो वो फ्रेम तोड़ के उसकी जो रोटर है वो बाहर आ जाएगी, करेक्ट। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव, ठीक है। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है। जो पैनल्स लगे होते हैं, पैनल्स में पैनल्स के ऊपर जो एलईडी का सिंबल लगा होता है, जैसे कुछ रेड होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ येलो होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि सर वो तो अच्छा दिखने के लिए होता है, लेकिन वो जो एलईडी लाइट हैं, जो एलईडी लाइट का सिंबल है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको, डिस्प्ले द स्पीड, स्पीड को डिस्प्ले कराने के लिए होता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। डिस्प्ले अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई की अवेलेबिलिटी, हाँ सप्लाई की अवेलेबिलिटी दिखाने के लिए भी होता है, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी जो आपकी केवल छोटी डिवाइस होती हैं, जो छोटी डिवाइस होती हैं या एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के जो जिस इक्विपमेंट को चार्ज करने की जरूरत होती है उसमें हमें उसमें जो हम लोग एलईडी यूज करते हैं उस एलईडी का काम होता है कि वो सप्लाई का शो करेगी या ये शो करेगी यहाँ भाई ये जो हमारी डिवाइस है ये डिवाइस चार्ज हो रही है, ठीक। बाकी अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि मॉनिटर द पैरामीटर, पैरामीटर को मॉनिटर करने के लिए यस ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, ड्राइव की बात कर रहा है। ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का क्या कार्य होता है, जो एलसीडी ऊपर लगी होती है ड्राइव पैनल में, उस एलसीडी का क्या काम होता है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग इन द सेंस समझिए कि हर एक चीजों पे ध्यान देने के लिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कहीं पे सप्लाई अधिक होने लगी या कहीं पे कुछ फॉल्ट आ गया तो वहां पे रेड सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। या एलसीडी पे पूरे स्क्रीन पे, एलसीडी पे पूरे आप डिवाइस को या पूरे सिस्टम को आप आसानी से देख लेते हो, देख के आप ये मॉनिटर कर पाते हो या ये चीज अंदाजा लगा पाते हो कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, कहाँ पे सही चल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से क्या कर रहे हो आप, बैठ के एक ही जगह से पूरा मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। आप पूरी ड्राइव को मॉनिटर कर रहे हो, इस वजह से इसका काम होता है मॉनिटरिंग द पैरामीटर, पैरामीटर्स को मॉनिटर करना, ठीक है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच सर्किट द लिमिट स्विच आर यूज्ड, किस सर्किट में लिमिट स्विच यूज किया जाता है। तो देखिए जो लिमिट स्विच है वो हमेशा लिफ्ट सर्किट में यूज किए जाते हैं, लिफ्ट सर्किट में। क्यों, क्योंकि लिफ्ट सर्किट में क्या होता है, लिफ्ट सर्किट में यदि मान लीजिए कि जितने का लिफ्ट लगाया हुआ है
अक्सर लिफ्ट जो है 540 केजी का लगाया जाता है, 540 केजी या फिर 220 केजी या फिर 1300 हाँ 1320 केजी कुछ इसी तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, मान लो कि कोई कुछ आप ही लोगों में से होशियार लोग चले गए, 10 लोगों की मंडली है, ठीक है, 10 लोग एक ही साथ घुस गए लिफ्ट में। आप 10 का कहना है कि नहीं भाई हम तो 10 लोग साथ में ही जाएंगे, इसमें से कोई भी ऐसा एक बंदा नहीं होगा जो बाहर है, हम 10 लोग साथ में जाएंगे। तो लिफ्ट कहेगा कि जाओ भैया हम जाएंगे ही नहीं, तुमको जाना है जाओ, क्योंकि हमारी कैपेसिटी क्या हो गई है, हमारी कैपेसिटी 540 से अधिक हो गई है। 540 से जैसे अधिक हो जाएगा तो आपका जो मोटर है, जो आपकी लिफ्ट है, वो लिफ्ट ऊपर ही नहीं जाएगी। ठीक है, वो क्या कर रही है, वो लिमिट कर रही है, इसको वेट को लिमिट करने के लिए हम लोग वहां पे लिमिट स्विच यूज कर लेते हैं लिफ्ट सर्किट में। ठीक है, यदि लिफ्ट वो लिमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, किसी भी मशीन की क्षमता होती है ना कि वो अपनी क्षमता से बाहर बियॉन्ड जाके काम नहीं करेगी ना, क्षमता तक ही काम कर पाएगी, है ना। इस वजह से लिमिट स्विच का हम लोग यूज कर लेते हैं कि जब 540 अधिक होता है वहां पे इंडिकेटर जलने लगता है कि भैया वजन बहुत ज्यादा है, पहले तुम लोग बाहर निकलो, हमारी दोस्ती यारी गई भाड़ में, तुम पहले बाहर निकलो, बाहर निकलो तब हम ऊपर चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, जाओ। ठीक, चलो, तो इसलिए हम लोग लिमिट स्विच यूज कर लेते हैं लिफ्ट में, लिफ्ट सर्किट में। चलो देखते हैं अगला, विच लॉजिक गेट रिफर द ट्रूथ टेबल। ये जो ट्रूथ टेबल आपके सामने दिया हुआ है ये किस लॉजिक गेट का है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लो, ए प्लस बी का बार दिया हुआ है, ए प्लस बी का बार दिया हुआ है। ठीक है, जो आपके बेसिक गेट है, जो आपके फंडामेंटल गेट्स हैं, उन गेट्स की मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरली पता चले। तो यदि मैं यहाँ पे बात कर लूँ आर गेट की, आर गेट की मैं बात करूं तो आर गेट का फॉर्मूला क्या होता है यार, y इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। और एंड गेट की मैं बात करूं, यहाँ पे एंड गेट की मैं बात करूं, एंड गेट इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, y इक्वल टू ए डॉट बी, है ना। नॉट गेट की यदि मैं बात करता हूं, नॉट गेट की यदि मैं बात करूं तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बार, ए बार, है ना। ये जो ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको दिख रहा है कि ये ट्रूथ टेबल जो है और गेट का जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, और गेट का जस्ट अपोजिट दिया हुआ है ना। मतलब कि a प्लस बी कर रहे हैं, 0 प्लस 0 कर रहे हैं, तो 0 प्लस 0 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दे दिया हुआ है, 1, मतलब कि 0 का बार दिया है, 0 का बार कर देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। अब 0 प्लस 1 करेंगे, 0 प्लस 1 करेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए कितना, 1, 1 आना चाहिए, लेकिन इसने कितना कर दिया है, 0, मतलब 1 का बार कर दिया है 0। ठीक है, ये है आपका 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे कितना कर दिया इसने, 0, 1 का बार लगा दिया है 0। 1 प्लस 1 करेंगे तो भी फिर यहाँ पे 1 ही आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हमारा 1, लेकिन इस पे भी बार लगा के तब फिर आंसर दिया हुआ है 0। इसका मतलब ये है कि और गेट का जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, और गेट का जस्ट अपोजिट कौन सा गेट होता है भाई, वो हो जाता है हमारा नॉर गेट, नॉर गेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी दिख रहा है नॉर गेट का, नॉर गेट का ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब जब ये हमारा आउटपुट, जब ये हमारा आउटपुट एंड गेट के जस्ट अपोजिट आए, एंड गेट के जस्ट अपोजिट आए, तो उस समय जो हमारा लॉजिक ट्रूथ टेबल बने, उस समय जो हमारा लॉजिक गेट बनेगा ट्रूथ टेबल को देख के, वो बनेगा नैंड गेट का। ठीक है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि नॉर गेट को, नॉर गेट किस किस गेट की सहायता से मिलके बना होता है, तो ये और गेट प्लस प्लस नॉट गेट मिल, इन दोनों गेट को मिला के नॉर गेट बना होता है। ठीक है, तो जो हमारा नैंड गेट है वो किससे मिलके बना होता है, जो हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट नॉट गेट प्लस एंड गेट को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक अलग एग्जाम्पल था या एक अलग जानकारी थी, इसको नोट कर लीजिए। और इन्हीं दोनों को हम लोग यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी यूनिवर्सल गेट कहते हैं और इसको भी यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी सहायता से हम लोग किसी भी गेट को बना सकते हैं। केवल नैंड गेट का यूज करके हम आर गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी, नॉट गेट भी, एक्सऑर गेट भी, और नॉर गेट का भी यूज करके हम लोग
बना सकते हैं, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, एक्सऑर गेट सब बना सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन बी करेक्ट था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दशमलव संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए डेसिमल को बाइनरी में यदि कन्वर्ट करना है, जो यहाँ पे डेसिमल मान लीजिए कि 10 दिया हुआ है, इसको यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है भाई, 2 से हमें भाग देना पड़ता है ना। 2 से हम लोग भाग देते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो डिवाइडिंग डेसिमल बाई 2, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिवाइडिंग डेसिमल बाई 2। डेसिमल को हम लोग 2 से भाग देते जाते हैं और जो हमारा उधर डेसिमल आता है उस डेसिमल को हम लोग लिखते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर स्टीयरिंग मशीन। अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यदि मान लो कि यहाँ पे डेसिमल को बाइनरी में ना चेंज करके किस में चेंज करना होता है, यदि ऑक्टल में चेंज करना होता तब, ऑक्टल में चेंज करना होता तो क्या करते, बस डिवाइडिंग बाई जहाँ पे 2 लिखा है वहां पे 8 लिख देना था, यहाँ पे 2 लिखा है वहां पे 8 लिख देना था। अच्छा यदि फोर्थ में चेंज करना होता तो, यदि फोर्थ यदि फोर्थ में चेंज करना होता तो क्या करते, बस 4 से भाग करते जाते। ठीक है, और यदि ऑक्टल के बाद 16 होता है ना भाई, ऑक्टल के बाद 16 को हम लोग हेक्साडेसिमल कहते हैं, यदि हेक्साडेसिमल में चेंज करना होता तो 16 से भाग करते जाते डेसिमल नंबर में। जो भी चीज यहाँ पे दूसरी जगह पे, यहाँ पे दूसरी बार में जो चीज लिखेगा बस उतने से भाग करते जाएंगे डेसिमल नंबर में, तो जो हमारा डेसिमल नंबर है वो उसमें चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर यूज की जाती है। तो देखिए कतरनी जो हमारी मशीन है इसमें भी आप जानते हैं कि वेरिएबल लोड होता है। लोड कैसा होता है, वेरिएबल होता है। तो यदि वेरिएबल लोड है वहां पे, तो वेरिएबल लोड के लिए हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ही यूज करते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विवेक सर थे, थोड़ा मस्ती करते रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, शंट मोटर तो हमने कई बार ये चीज बता रखा है आपको कि शंट मोटर हमेशा कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हम लोग जहां पे वेल्डिंग होती है वहां पे यूज कर लेते हैं, और जो सीरीज मोटर है हाईएस्ट टार्क की जगह पे, या फिर जहां पे हमें अधिक भार वाली मशीन उठानी हो वहां पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज कर लेते हैं। जैसे आपकी क्रेन हो गई, हाईएस्ट हो गई, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा सामग्री यूज किया जाता है, सिलिकॉन। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर बाइंडिंग द कॉइल एंड ओवरहैंग्स। कॉइल एंड ओवरहैंग्स, कॉइल के लिए और ओवरहैंग्स के लिए। ओवरहैंग क्या होता है, जो स्लॉट से बाहर की बाइंडिंग होती है। जैसे ये हमारा आर्मेचर स्लॉट, यदि मैं मान लो, मैं मान लेता हूं कि हमारा आर्मेचर स्लॉट है, ठीक है, और इसमें ऐसे स्लॉट्स कटे हुए हैं, तो वाइंडिंग का कुछ भाग तो इसमें रहता है जिसे हम लोग एक्टिव कहते हैं, एक्टिव पार्ट कहते हैं। और जो ये बाहर ऐसे घुमा रहता है, जो इस साइड बाहर घुमा रहता है, तो वो हमारा ओवरहैंगिंग या फिर इनएक्टिव पार्ट कहलाता है। तो उसको बांधने के लिए हम लोग कौन सा इसमें से मटेरियल यूज करते हैं। भाई आप जब कभी पंखा की वाइंडिंग कराने जाते हो तो आप देखते हो कि जो मैकेनिक होता है तो ऊपर कुछ धागा जैसा बांध देता है वाइंडिंग के ऊपर। वो क्यों बांधता है, ताकि पूरी वाइंडिंग हमारी एक साथ जुड़ी रहे, ठीक है, तितर बितर ना हो, इस वजह से वो धागा एक बांध देता है। तो वो कौन सा धागा होता है ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टेरिलीन धागा होता है, या फिर एम्पायर स्लिप्स होता है, या फिर सूती स्लिप्स होता है, या फिर फाइबर ग्लास टेप होता है। तो क्या यूज करता है भाई, वो टेरिलीन धागा का यूज करता है। टेरिलीन धागा, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखते भी हो कि धागा जैसा ही कुछ रहता है ना, तो इसमें से धागा एक ही दिख भी रहा है आपको, तो यहाँ टेरिलीन धागा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। कौन सा इसमें परिवर्तक है जिसको ओवरलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि ओवरलोड करके हम लोग केवल रेक्टिफायर यूनिट को ही चला सकते हैं। केवल रेक्टिफायर यूनिट जो होती है हमारी, वो ओवरलोड करके चला सकते हैं। बाकी ये सब जो है इनको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। रोटरी कन्वर्टर जो है, रोटरी कन्वर्टर अभी आप पीछे पीछे देखे भी है, रोटरी कन्वर्टर कैसा था, उसको भी ओवरलोडेड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी ऐसी मशीन होती है। ठीक है,
ऐसी मशीन या फिर स्लिपरिंग टाइप का हमारा इंडक्शन मोटर होता है तो उसको ओवरलोडेड नहीं किया जा सकता, एमजी सेट को भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें 3 मशीनें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल रेक्टिफायर यूनिट को ही हम लोग ओवरलोड करके चला सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट्स इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। पावर को कट ऑफ करने के बाद मतलब पावर चले जाने के बाद कौन सा इसमें से रिले है जो अपनी स्थिति बनाए रखता है, जो अपनी स्थिति बनाए रखता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि देखिए पावर जो हमारा नॉर्मल स्विच होता है, नॉर्मल स्विच में केवल 2 पोजीशंस होते हैं, नॉर्मल स्विच में केवल 2 ही पोजीशन होते हैं ना भाई। एक स्विच आपका ऑन का होता है और एक स्विच आपका ऑफ का होता है। ऑन और ऑफ बस ये 2 पोजीशन होते हैं, जिसमें से ये ऑन नीचे रहता है, ऑफ ऊपर रहता है? ठीक है, ये ऑफ होता है। यदि आपने नीचे बटन दबा दिया तब तो हमारी सर्किट ऑन हो गई, यदि आपने बटन ऊपर दबा दिया तो हमारा सर्किट ऑफ हो गया। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, ये कह रहा है कि पावर ऑफ हो जाने के बाद, पावर ऑफ हो जाने के बाद वो अपनी पोजीशन बनाए रखता है, तो वो कौन सा रिले होता है भाई? वो हो जाता है हमारा लैचिंग रिले। यही लैचिंग का जो कंसेप्ट है, इसी लैचिंग के कंसेप्ट से ही एक नई चीज बन के आई, वो थी हमारी क्या? पीएलसी। पीएलसी पीएलसी ने क्या किया भाई? पीएलसी जब से आ गया तब से रिले को समझ लीजिए पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, रिले को पूरी तरह से हटा दिया पीएलसी ने, ठीक है। पीएलसी एक क्या है? पीएलसी एक है आपका सॉफ्टवेयर जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट, ठीक है। पीएलसी का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लैचिंग रिले, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए हम लोग कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं, ये आपको बताना है। डीसी फील्ड कॉइल के लिए भाई, फील्ड कॉइल क्या है पहले तो इस बात को समझ लो। फील्ड कॉइल तो मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक मशीन है, ये हमारी एक डीसी शंट मोटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डीसी शंट मोटर बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि फील्ड कॉइल क्या होती है। ये हो गया आर्मेचर करंट, ठीक। इधर से हो गया हमारा लोड, इसको थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। इधर से हमने सप्लाई दे दिया है, इधर से हमारी डीसी सप्लाई चली गई है, ठीक है। और ये इधर एक करंट आ गई ISH, ये हो गया हमारा आर्मेचर। तो ये जो कॉइल दिख रही है आपको, इसी कॉइल को हम लोग कहते हैं फील्ड कॉइल। इसी कॉइल को हम लोग कहते हैं फील्ड कॉइल, जो कहाँ पे होती है? जो स्टेटर पे रखी होती है, जो स्टेटर पे होती है। और ये जो है, ये है हमारा आर्मेचर कॉइल, ये है हमारा आर्मेचर कॉइल, जो कहाँ पे रखी होती है भाई? जो रखी होती है हमारे रोटर पे, ठीक है, इसी मशीन में। तो इसने बोला है कि ये जो फील्ड कॉइल है, ये जो फील्ड कॉइल है, ये फील्ड कॉइल किस वायर का बनाया जाता है? देखो, जो हमारी डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर में ये फील्ड कॉइल का नंबर ऑफ टर्न बहुत कम होता है, सॉरी नंबर ऑफ टर्न बहुत अधिक होता है, और जो वायर हम लोग यूज करते हैं वो वायर पतला यूज करते हैं। लेकिन डीसी सीरीज मोटर में नंबर ऑफ टर्न कम हो जाते हैं। देखो मैं कहाँ पे लिख दूं, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, डीसी डीसी शंट नहीं, ऐसे लिखो, शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या अधिक होती है, फेरों की संख्या अधिक होती है, एवं एवं वायर तार पतला यूज किया जाता है, ठीक है, पतला यूज किया जाता है, किया जाता है। करेक्ट है इतना? चलो एक पॉइंट और बना लो इधर।
एक पॉइंट इधर और बना लो कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है, फेरों की संख्या कम होती है एवं तार मोटे यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते इसकी तुलना में, इससे शंट फील्ड वाइंडिंग की तुलना में, शंट फील्ड वाइंडिंग की तुलना में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में तार मोटा यूज किया जाता है, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग में तार पतला यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। लेकिन अब पूछा है आपसे कि फील्ड कॉइल, जो भी हमारी फील्ड कॉइल बनाई जा रही है भाई, फील्ड कॉइल दो तरह की होती है, उसमें इसी डीसी मोटर में या डीसी मशीन में दो तरह की फील्ड कॉइल होती है, एक शंट फील्ड कॉइल होती है और एक सीरीज फील्ड कॉइल होती है। तो दोनों में कौन से वायर का हम लोग यूज करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो हम लोग वायर यूज करते हैं वो सिंगल सिल्क कवर कॉपर वायर होता है। इतना तो फिक्स है कि वाइंडिंग बनाने के लिए हम लोग कॉपर ही यूज करते हैं, लेकिन उस पर एक ऐसा इंसुलेशन होता है, तो वो जो इंसुलेशन होता है वो होता है सिंगल सिल्क कवर, सिल्क कवर्ड होता है, ठीक है, एकदम पतला सा कवर होता है, उसमें बहुत ज्यादा मोटा कवर नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंगल सिल्क कवर्ड वायर, कॉपर वायर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटर। इसमें इंसुलेटर का नाम बताना है आपको कि ये जो इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर कौन सा है। सकता है आपको फिगर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, है ना, मैं इसमें थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली ये चीज समझ में आए। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका फिगर बना हुआ है। ये बताना है आपको कि ये कौन सा इंसुलेटर है, ये कौन सा इंसुलेटर है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए ये तो देख के सभी को समझ में आ गया होगा कि सर ये जो इंसुलेटर है ये तो हमारा पिन इंसुलेटर है, ये पिन इंसुलेटर है, लेकिन कौन सा पिन इंसुलेटर है ये चीज नहीं समझ में आया। तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन कर देता, चलो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये केवल आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये लाइन केवल एक बार है, ठीक है। जब यहाँ से कुछ इस तरीके से निकाल के और फिर यहाँ पे एक लेयर ऐसे बनी होती, तो ये जो हमारा पिन इंसुलेटर होता ये डबल लेयर या फिर डबल शेडेड पिन इंसुलेटर हो जाता। और यहीं पे यदि एक बार और ऐसे ये इसका बेस बना होता, यदि एक बार और ऐसे इसका बेस बना होता, तो अब जो हमारा ये पिन इंसुलेटर होता वो कौन सा हो जाता, ये थ्री लेयर या फिर थ्री शेडेड पिन इंसुलेटर हो जाता। करेक्ट है। तो यहाँ पे केवल एक ही बार था, केवल एक ही बार था, तो ये हो जाएगा सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। ठीक है, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। यदि दो बार होता तो डबल शेड या फिर डबल लेयर पिन इंसुलेटर, यदि तीन बार होता तो हमारा थ्री लेयर या फिर थ्री शेडेड पिन इंसुलेटर बन जाता। तो आप नाम इसका आप आसानी से बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्राइव के नियंत्रण पट में जॉग कुंजी का उद्देश्य क्या है। जॉग कुंजी, जॉग कुंजी का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, जो जॉग की हम लोग यूज करते हैं उसमें, तो उस जॉग की का क्या पर्पज होता है। ठीक है, जॉग की का पर्पज क्या होता है ये आपको बताना है। क्या स्टॉप द मोटर, मोटर को बंद करने के लिए जॉग की यूज की जाती है, या फिर रीस्टार्ट द मोटर, मोटर को रीस्टार्ट करने के लिए की जाती है, या फिर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोटर, मोटर के डायरेक्शन को तो चेंज करने के लिए बिल्कुल नहीं की जाएगी, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत की गई है। स्टॉप द मोटर, रीस्टार्ट द मोटर, रीस्टार्ट द मोटर तो एकदम नहीं होगा, रीस्टार्ट मोटर एकदम नहीं होगा, क्योंकि मोटर को रिस्टार्ट करने के लिए भाई हमारे स्टार्टर्स भी लगे हुए होते हैं, या फिर ये कहिए कि वहां पे कनेक्टर्स लगे हुए होते हैं। जॉब की तो वहां पे नहीं यूज की जाती है। जॉब की हम लोग यूज करते हैं इंचिंग ऑपरेशन के लिए। किस लिए? इंचिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग जॉब की का यूज करते हैं। करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टर सिंबल। यहाँ पे जो सिंबल बनाया हुआ है इस सिंबल का नाम बताना है कि
ये किस स्टार्टर का सिंबल दिया हुआ है, ये किस स्टार्टर का सिंबल है ये आपको बताना है। स्टार्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लियरली फिगर नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया। ये जो सिंबल है ये किस किस स्टार्टर का है ये आपको बताना है। ये जो सिंबल है ये है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सिंबल है। तो यहाँ पे बस इसका सिंबल याद रखना होगा आपको। DOL का भी आगे है इसलिए मैं यहाँ पे फिगर नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे मैं इसी क्वेश्चन में इसी मॉडल सेट में मैं आगे इसका लिया हुआ हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका फिगर नहीं बता रहा हूँ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है फिटेड विद वाउंड रोटर, वाउंड रोटर के साथ क्यों फिट होती है। जो हमारी स्लिप रिंग मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, वो वाउंड रोटर के साथ क्यों फिट होती है ये आपको बताना है। क्यों फिट होती है भाई, ये जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, भाई इंडक्शन मोटर आपकी दो तरह की होती है ना, इंडक्शन मोटर, यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और एक होती है हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। जो हमारी स्लिप रिंग मोटर है, स्लिप रिंग को ही हम लोग फेज बाउंड मोटर भी कहते हैं, फेज बाउंड मोटर भी इसी को कहते हैं, स्लिप रिंग को भी, ठीक है, फेज बाउंड। तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रोटर है वो वाउंड टाइप का होता है, वाउंड टाइप का होता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है। तो बोला है कि टू कंट्रोल द स्पीड, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, या फिर टू रिड्यूस द स्लिप, स्लिप को कम करने के लिए, या टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, या फिर हाई स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क पाने के लिए, या फिर टू रिड्यूस द लॉसेस, लॉसेस को कम करने के लिए तो हम लोग भाई दूसरा मटेरियल यूज कर लेते हैं। लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग हमेशा एक तरह से कह सकते हैं कि हमें कॉपर, यदि कॉपर लॉस कम करना है तो मशीन को कम लोड पे चलाएंगे। जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी तो कॉपर लॉस भी हमारा कम होगा, या फिर ये कहिए कि सॉरी लोड लोड करंट यदि कम होगी तो वहां पे हमारा आर्मेचर जो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस की वैल्यू भी कम होगी। यदि हमें आयरन लॉस कम करना है, हमें आयरन लॉस कम करना है, तो वहां पे जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे वाइंडिंग के कोर के लिए, वाइंडिंग के कोर के लिए जो हम लोग या फिर ये कहे कि आर्मेचर कोर जो है हमारा, आर्मेचर कोर इस मटेरियल का यूज करेंगे जिसमें आयरन लॉस या फिर हिस्टैरिसीस लॉस उसमें कम से कम, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू कंट्रोल द स्पीड, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं क्या, नहीं सर, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए तो हम लोग सर्किट में बाहर से रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना, स्लिप रिंग मोटर के साथ क्या करते हैं, बाहर से रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तो इसलिए तो बिल्कुल नहीं होगा। टू रिड्यूस द स्लिप, स्लिप को कम करने के लिए ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है सर। टू गेट द हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क, यस, हाई स्टार्टिंग और रनिंग टार्क के लिए ही हम लोग फेज बाउंड रोटर यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि इस वाउंड रोटर की सहायता से हम लोग इसके वाइंडिंग पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके इसके स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क को भी हम लोग वेरी करा सकते हैं आसानी से, इस ठीक है। इसीलिए हम लोग वाउंड रोटर का यूज करते हैं स्लिप रिंग मोटर में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट आपके सामने दिया हुआ है, इस इक्विपमेंट का नाम आपको बताना है। ये हो सकता है आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ। ये है तो आपका ग्राउलर ही, ये है आपका ग्राउलर ही, लेकिन आपको क्लियरली फोटो नहीं दिख रहा होगा ना, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है, ठीक।
तो आपको ये बताना है कि ये ग्राउलर का कौन सा पार्ट है, ये एक्सटर्नल पार्ट है या फिर इंटरनल पार्ट है या फिर मेगर है। मेगर तो है नहीं, ये अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर भी नहीं है। तो ये अब कंफ्यूजन केवल इन दोनों ऑप्शन में हो रहा है कि एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये पार्ट है कौन सा भाई, ये पार्ट हमारा एक्सटर्नल पार्ट है ग्राउलर का, एक्सटर्नल पार्ट है ये ग्राउलर का, ठीक, एक्सटर्नल पार्ट है ये ग्राउलर का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What is the input ripple frequency in full wave rectifier? फुल वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? तो हमने आपको बताया था कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 2 गुणे इनपुट के बराबर, 2 गुणे इनपुट के बराबर होती है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं यदि 50 हर्ट्ज का हमारा इनपुट है रेक्टिफायर में यदि 50 हर्ट्ज का इनपुट है तो उसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। तो 50 से ये 100 कैसे हुआ, जब इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच कराइए, एफ इन इक्वल टू 2 इंटू एफ इन। अब देखो ये ऐसा लिखा हुआ है ना, क्या ही बताएं अब इसको, इधर फ्रीक्वेंसी कहीं रिपेल एफ आर लिखना चाहिए था इसको, अगर एफ आर लिखता तब ना, लेकिन कोई बात नहीं, चलो एफ आर ये इनपुट की ही बात किया ना, एफ आर इनपुट की ही बात किया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, एफ इन इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इन, ठीक है। ये इन कौन सा है, ये रेक्टिफायर का इनपुट है, ये रेक्टिफायर का इनपुट है, ठीक है, रेक्टिफायर इनपुट। और ये जो इन है ये क्या है, ये रिपल इनपुट है, ये जो इन है ये रिपल इनपुट की बात किया है यहाँ, ठीक है ना। और एक ही टर्म यहाँ पे 2-2 बार लिखे गए हैं तो इससे आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ये एक ही टर्म को 2-2 बार बस लिख दिया है, ठीक है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम यूज्ड फॉर 3 फेज मोटर वाइंडिंग। ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम कौन सा डायग्राम है ये आपको बताना है। अक्सर इस डायग्राम को सब लोग छोड़ देते हैं, है ना। देखो कुछ नहीं, केवल इसमें ये एरो ही बना हुआ है, ये आपका ए फेज है, ठीक है, ये आपका बी फेज है, बी फेज लिखा हुआ है, और ये आपका सी फेज है, ठीक है, 3 फेज हुआ इसमें। ऊपर 4 पोल दिए हुए हैं इसमें, ये जो हमारा है ये पोल 1 है, पोल 1, और ये है पोल 2, ये है हमारा पोल 3, और ये हमारा पोल 4, ठीक है। तो ये जो पोल दिया हुआ, ये जो फिगर दिया हुआ, ये फिगर किसका है, तो ये आप जब इंडक्शन मोटर पढ़े थे वहां पे नीचे ये केवल एक फिगर ऐसे बना के दिया हुआ था, इसका था ये फिगर, ये था हमारा रिंग डायग्राम। कौन सा फिगर था भाई, ये था हमारा रिंग डायग्राम। बस केवल इसका नाम ही याद रखना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं जानना है कि ये क्या दिया हुआ है सर, ठीक है। ऐसे नॉर्मली एक फिगर आपको दे दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द फिगर। इस फिगर में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप इंडिकेट किया गया है ये आपको बताना है। अब देखिए ये फिगर कैसा है, ये फिगर कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये जो फिगर है ये फिगर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, और ये इसके बारे में पूछा है कि ये जो एक्स है, ये जो पार्ट है इस फिगर का, इसका क्या नाम है, ठीक है। ये हमारी है लोड करंट, ये हमारी लोड करंट है, लोड करंट, और ये है हमारी आर्मेचर। ये क्या है भाई, ये वोल्टेज है, हाँ ये है आपका वोल्टेज,
ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है। तो ये आपसे पूछा है कि ये जो इतना पार्ट है इस ग्राफ का जो इतना पार्ट है ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है। तो ये देखो भाई, ये तो इसका दिया हुआ है आर्मेचर ड्रॉप ही, क्या दिया हुआ है, ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ही दिया हुआ है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये ऊपर वाली लाइन से और ये नीचे वाली लाइन, इसके बीच की जो भी गैप है, ये गैप क्या है, यही हमारा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है। क्योंकि आर्मेचर के जो वाइंडिंग है, आर्मेचर के वाइंडिंग में भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कुछ आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कराता है मशीन में। ठीक है, जितना हम लोग करंट देंगे, जितना हमारी करंट बनेगी, उतनी ही करंट सीधे सीधे हमें बाहर नहीं मिलने लगती, वो करंट थोड़ी सी घट के मिलती है। क्यों घट के मिलती है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे ये हमारा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि which fuel is available in penalty in India for power generation। पावर जनरेशन के लिए इसमें से कौन सा फ्यूल है जो ज्यादा यूज किया जाता है या फिर प्रचुर मात्रा में यूज किया जाता है। तो ये बात तो कहने वाली नहीं है, ये बात आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो है पावर जनरेशन के लिए कोयला को भर भर के यूज किया जाता है। कोयला को भर भर के यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डीजल का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। अभी भी जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया में हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें भाई सोर्स के रूप में पानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हमारा हाइड्रो पावर प्लांट भी नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारा स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट ही है। और थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए या फिर उसका ईंधन के रूप में हम लोग कोयला यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखते हो कि ईंधन की कमी पड़ कोयले की कमी पड़ जाती है, तो उस समय गर्मी के दिनों में लाइन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। वो कहा पेपर में ऐसा भी विज्ञापन निकाला जाता है कि भाई कोयला खत्म हो गया है, ये कोयला प्रॉपर मात्रा में हमारे पास नहीं है। कोयला खत्म नहीं हुआ है, जो थर्मल पावर प्लांट है उसके स्टॉक में कोयला नहीं रहता है। ठीक है ना, बाकी कोयला भी खत्म नहीं हुआ है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेज इन सिंपल इन्वर्टर। सिंपल इन्वर्टर में स्टेज क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेज भाई, जैसे आपको छत पे चढ़ना है तो टोटल 10 सीढ़ी या फिर 11 सीढ़ी या फिर 13 सीढ़ी होती है ना। ऐसे ही तो सीढ़ियाँ होती है 8 10 11 12, जितना जिसका मन होता है उस हिसाब से अपना सीढ़ी बनवा लेता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे पूछा है कि जो हमारा सिंपल इन्वर्टर है उसमें सॉरी सॉरी भाई उसमें पूछा है कि कौन कौन से स्टेज होते हैं। क्या सबसे पहले ऑसिलेटर लगा होता है, इसके बाद फिर रेक्टिफायर स्टेज होता है, या फिर ऑसिलेटर होता है, या फिर एम्पलीफायर होता है, या फिर ट्रांसफार्मर होता है। तो पहले एक चीज तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, एक चीज यहाँ पे ये समझिए कि जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर करता क्या है। जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर वो क्या करता है, वो एसी को डीसी में चेंज करता है। सॉरी, डीसी को एसी में चेंज करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है ना, परिवर्तित करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ये बात आप सभी को पता होगा। तो देखो वो डीसी को एसी में परिवर्तित कैसे करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित कैसे करता है, ये इस बात को समझिए। इन्वर्टर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऑसिलेटर लगा के उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। ऑसिलेटर की सहायता से डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर रेक्टिफायर की सहायता से उस एसी को हम लोग क्या करते हैं, डीसी बनाते हैं। उस एसी को हम लोग फिर क्या करते हैं, डीसी बनाते हैं। इसके बाद फिर ट्रांसफार्मर को हम लोग इनपुट में देते हैं और तब हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज क्या क्या हो सकता है, देखिए ऑसिलेटर, रेक्टिफायर स्टेज, फिर ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट, ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर स्टेज। नहीं, यहाँ पे स्टेप्स सही सही दिए हुए हैं। एक ऑसिलेटर, इसके बाद हमने अभी आपको बताया कि पहले आपका लगा होगा सॉरी
पहले आपका ऑसिलेटर लगा होगा, इसके बाद फिर एम्पलीफायर लगा होगा, ठीक है, तब फिर आपका ट्रांसफार्मर होगा। हमने रेक्टिफायर बीच में बोल दिया था क्या सर? रेक्टिफायर नहीं, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल को थोड़ा सा और बढ़ाता है, उस सिग्नल को और बढ़ाता है। देखो इन्वर्टर में हमने शायद इससे पहले जो भी बोला है वो कुछ लाइन गलत बोल दिया है। इन्वर्टर में डीसी को एसी में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑसिलेटर लगाते हैं। ऑसिलेटर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद फिर हम लोग एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा। सिग्नल को थोड़ा सा मॉडिफाई मतलब कि यदि लो सिग्नल है, यदि सिग्नल लो है तो उस सिग्नल को क्या करेगा, उस सिग्नल को हाई बनाएगा, ठीक है, इस लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो ये काम करता है हमारा एम्पलीफायर। तो सबसे पहले ऑसिलेटर, इसके बाद फिर एम्पलीफायर। अब इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो ट्रांसफार्मर का इनपुट होता है, वो ट्रांसफार्मर का इनपुट होता है। जो हम लोग हमारा इन्वर्टर सर्किट है, इन्वर्टर सर्किट में जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो ट्रांसफार्मर किससे कनेक्टेड होता है, एम्पलीफायर सर्किट से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे पहले हमारा ऑसिलेटर लगा होता है, इसके बाद फिर एम्पलीफायर, तब जाके ट्रांसफार्मर लगा होता है सिंपल इन्वर्टर में। बात समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ढोलक में फीडबैक। देखो ये फिगर तो इतना छोटा है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। और भाई फिगर छोटा लेने के पीछे भी एक रीजन है। यदि हम फिगर को छोटा नहीं करेंगे तो ये एक पेज में आएगा ही नहीं, एक पेज में ये आएगा ही नहीं। तो चलो मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, आपको क्लियरली आपको दिख जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे फिगर, यहाँ पे क्या, मैं इसी को हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि फिगर ऐसे बनाने में थोड़ा टाइम लग। यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपका एक इंडक्टर है, फिर ये सप्लाई से आके जुड़ा हुआ है, इधर प्लस माइनस ये सप्लाई से आके जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे ये ग्राउंडेड है, ठीक है, ये भी आपका ग्राउंडेड ही है। ये आपका है एमीटर जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये आपका एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। यार रुक जाओ, ये कुछ ज़्यादा ही खिचपिच हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने ले लिया एक अपना ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ले लिया है। इस ट्रांजिस्टर को इधर ग्राउंडेड कर दिया, इस ट्रांजिस्टर में करंट इधर की तरफ जा रही है, ठीक। ये हमारा एक यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे हमारी एसी सप्लाई लगी हुई है। एसी सप्लाई को भी हमने ग्राउंडेड किया हुआ है, और यहाँ पे बीच में एक हमारा रेजिस्टेंस या फिर कह सकते हैं लोड लगा हुआ है। इस लोड को भी सप्लाई दी गई है और इसको ग्राउंडेड कर दिया गया है, ठीक है। ये बताना है आपको कि ये सर्किट किस लिए यूज की जाती है, इस सर्किट का क्या यूज होता है नेटवर्क में, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। टू कैंसिल सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर हम लोग इसका यूज करते हैं टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 60 डिग्री, सिग्नल को 60 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर टू कैंसिल द नॉइज डिस्टॉर्शन, या टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 180 डिग्री। तो आप सभी जानते हैं जहां पे हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर ये एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जो क्या करता है, जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके हमें आउटपुट देता है, फेज शिफ्ट करके हमें आउटपुट देता है। और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है कि ये जो इसका एमीटर है, ये एमीटर वाला पॉइंट कॉमन किया हुआ है इस फिगर में। ये जो एमीटर है, इस एमीटर को कॉमन किया हुआ है या फिर ग्राउंड किया हुआ है। तो ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। तो ये जो सिग्नल हमें आउटपुट पे देगा, ये कैसा देगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके देगा, ठीक है। तो टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 180 डिग्री, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है उस इनपुट सिग्नल को आउटपुट पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके पहुंचाना इस सर्किट का
काम है। ठीक है, चलो हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा कॉमन इमीटर है, कॉमन इमीटर में हमें आउटपुट पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर मिलता है। ये चीज कॉमन कलेक्टर में नहीं होता है, नहीं कॉमन बेस में होता है। ठीक है, चलो which control system consume very low power for motion control in AC and DC motor। AC और DC मोटर में मोशन को, गति को कंट्रोल करने के लिए इसमें कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सबसे कम पावर लेता है? जो सबसे कम पावर लेता है इसमें कौन सा सिस्टम? क्या ड्राइव कंट्रोल है, क्या वोल्टेज कंट्रोल है, या फिर फील्ड कंट्रोल है, या फिर आर्मेचर कंट्रोल है? तो इसमें से हमें ये बताइए कि कौन सा है जो सबसे कम पावर लेता है, जो सबसे कम पावर कंजप्शन करता है, वो कौन सा मेथड है यहाँ पे? तो आप लोग सुने भी होंगे कि कई सारी मोटरों को, यदि यहाँ पे लिख लीजिए कि कई, या चलो मैं ऐसे बताता हूँ, बहुत सारी मोटरों को यदि हमें एक साथ चलाना होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्राइव का यूज करते हैं, ड्राइव का यूज करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि आपके गांव में कहीं पे आटा चक्की होगी, तो आटा चक्की में जब आप जाते हैं तो एक बड़ा सा धूरा, एक बड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसी सॉफ्ट पे वो क्या करता है, वो पर्सन जो है चक्की वाला जो होता है, वो कई सारी बड़ी 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 पुलिया लगाया होता है ना, और वहां से फिर वो बेल्ट से कई सारी मशीनों को एक साथ चलाता है। वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो पावर को कंज्यूम करना चाहता है, या फिर पावर को जो हमारा जो यूज्ड पावर है उसको कम कराना चाहता है, कि हम एक ही मोटर से कई सारी मशीन को एक साथ चला लेंगे तो वहां पे हमारा पावर का कंजम्पशन कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें ड्राइव को पढ़ना पड़ता है, या फिर जो भी मशीन है, कई सारी मशीनों के एक साथ चलाना है तो वहां पे ड्राइव का ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी मेथड देखिए, जो वोल्टेज कंट्रोल है, या फिर फील्ड कंट्रोल है, या फिर आर्मेचर कंट्रोल है, ये पर्टिकुलर किसी एक मशीन के लिए स्पीड कंट्रोल का मेथड है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक मशीन के लिए। लेकिन जो हमारा ड्राइव कंट्रोल मेथड है, ये एक साथ कई सारी मशीनों को कंट्रोल करता है, जिससे हमें फायदा ये होता है कि पावर का कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसमें ड्राइव कंट्रोल मेथड यूज करेक्ट कर देंगे यहाँ पे, कि ड्राइव कंट्रोल मेथड से हम लोग पावर का कंजम्पशन बहुत कम करा लेते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ये डीसी मशीन में एबव द बेस स्पीड और बिलो द बेस स्पीड, बेस स्पीड से अधिक की स्पीड के लिए और बेस स्पीड से कम की स्पीड के लिए, दोनों की स्पीड के लिए हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, ये बिलो द बेस स्पीड के लिए होता है। जो हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड है, ये एबव द बेस स्पीड के लिए यूज किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर किसी एक मशीन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कई सारी मशीनों को एक साथ बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर? स्प्लिट फेज मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? स्प्लिट फेज, अच्छा स्प्लिट फेज की बात किया है। स्प्लिट फेज मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात किया है। जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये कितने तरह की होती है? ये होती है हमारी 3 तरह की, है ना। ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है हमारी स्प्लिट फेज, एक होती है हमारी स्प्लिट फेज, और एक होती है हमारी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर मोटर, और एक होती है स्प्लिट फेज हो गया, कैपेसिटर हो गया, और एक यहाँ पे कौन सी होती है यार, ये होती है हमारी देखिए एक तीसरा नाम हमको नहीं याद आ रहा है यहाँ पे, कम्युलेटिव होती है या फिर कौन सी होती है यार, चलो कोई बात नहीं, मैं तीसरा नाम नहीं याद आ रहा। तो ये 3 तरह की होती है। तो इसमें पूछा है कि ये जो स्प्लिट फेज मोटर है, स्प्लिट फेज मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो देखिए स्प्लिट फेज मोटर हमारी लेंस नियम पे काम करती है, लेंस के नियम पर काम करती है। यहाँ पे होता क्या है कि हमारा डबल रिवॉल्विंग थ्योरी एक कंसेप्ट होता है, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, रिवॉल्विंग थ्योरी, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी में क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक ही सप्लाई को, या फिर ये ऐसा कह सकते हैं कि एक ही ईएमएफ को दो अलग अलग पार्ट में, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एक हमारा
आधा इधर चला जाता है, आधा फोर्स इधर हो जाता है, आधा फोर्स इधर की तरफ काम करने लगता है, आधा फोर्स इधर की तरफ और आधा फोर्स इधर की तरफ काम करता है। तो यहाँ पे जो भी इसमें स्पीड प्रोड्यूस होती है वो स्पीड, ठीक है, तो यहाँ पे जो गति प्रोड्यूस होता है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी की वजह से, वो क्यों होता है, वो लेंज के नियम के अनुसार ही होता है। लेंज का नियम कहता है क्या है, लेंज का नियम कहता है कि किसी भी, ये अपोजेस द कॉजेज, मतलब कि ये कारण का अपोज करता है, जिस चीज से ये पैदा होता है उस चीज का ये अपोज करता है, वो होता है हमारा लेंज का नियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंज लॉ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक स्प्लिट फेज होता है, एक कैपेसिटर होता है, और एक तीसरा भी लिख लो यहाँ पे, एक होता है आपका शेडेड पोल। शेडेड पोल, शेडेड पोल मोटर होता है, ठीक है। फिर जो हमारी ये कैपेसिटर मोटर है, ये पुनः तीन तरह की हो जाती है, पुनः तीन तरह की हो जाती है। एक हो जाता है हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। एक हो जाता है हमारा यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और यहाँ पे इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट्स हैं, ठीक है। उसी में एक पार्ट की बात किया था, ये स्प्लिट फेज की बात किया था, तो इस यहाँ पे लेंज लॉ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? इसका नाम तो आप सभी को पता होगा, इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, ये फिगर भी तो क्लियरली आपको दिख रहा है, ये फिगर भी आपको क्लियरली दिख रहा है, तो इस फिगर का नाम आप सभी को पता होगा, है ना। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भाई ये क्या है, ये केबल बांधने वाला, ये ना, ये पट्टी लगा हुआ है, ये जो इस तरह का ये जो सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या होता है भाई, इसकी सहायता से हम लोग इसको एक जगह फिक्स कर देते हैं। ये जो छोटे 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 छेद बने हुए हैं, इसमें हम लोग एक टाइट करके और फंसा देते हैं, जैसे आपका बेल्ट होता है, ठीक है। तो ये केबल बांधने की पट्टी हो जाएगी, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केबल बांधने की पट्टी, है ना। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? अच्छा, ड्राइव का वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव नहीं, शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल ड्राइव, ये जो ड्राइव का मेथड दिया हुआ है, ये जो है ये उसका टाइप है। यहाँ पे आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है इसमें कि ड्राइव का अप्लीके वो पूछा है, टाइप्स पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करिए, थोड़ा ड्राइव के बारे में लिख लीजिए यहाँ पे, ड्राइव कितने तरीके से की जाती है, ठीक है। ड्राइव के डिवीजन जो है कई तरीके का है, एक आपका सप्लाई के हिसाब से भी इसका वो किया गया है, कैटेगरी क्लासिफिकेशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू सप्लाई, ठीक है। और एक इसका किया गया है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन और अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स एंड ट्रांजिएंट, इसके हिसाब से भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया। सप्लाई के हिसाब से इसका दो क्लासिफिकेशन है, एक है आपका एसी सप्लाई और एक है आपका डीसी सप्लाई, और एप्लीकेशन के हिसाब से इसका तीन है, एक है आपका इंडिविजुअल, एक है आपका इंडिविजुअल, फिर एक है आपका ग्रुप, और एक है आपका मल्टी मल्टी लेवल ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके तीन पार्ट हैं, एक है आपका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब किसी एक मशीन को एक साथ केवल एक ही मशीन को ड्राइव कर रहा है, फिर एक होता है आपका ग्रुप, और एक होता है आपका मल्टी लेवल, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका पूछा है कि डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट, डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया है ड्राइव का, वो कितने तरीके का, वो उसका कौन सा इसमें से पार्ट है, वो है आपका वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव, ठीक है। वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होंगे ये आपको बताना है। कितने समानांतर रास्ते होंगे ये आपको बताना है। देखो भाई अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे अपना दूर करिए। आपका जो एनसीवीटी बोर्ड है, एनसीवीटी बोर्ड इसमें आंसर टिक किया है 2, इसमें आंसर टिक किया हुआ है 2, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये आंसर जो है गलत है, ये आंसर जो है गलत है। क्यों गलत है अब मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखो समांतर पथों की संख्या जो है, समांतर पथों की संख्या वेव वाइंडिंग में हमेशा कितनी होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 2 होती है वेव वाइंडिंग में, ठीक है। और लैप वाइंडिंग में कितनी होती है, लैप वाइंडिंग में ये जो समांतर पथ की संख्या है ये किसके बराबर होती है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए लिखते हैं हम लोग A इक्वल टू पी, A इक्वल टू पी लिखते हैं, मतलब कि जितने हमारे नंबर ऑफ पोल होंगे उतने ही हमारे पैरेलल पाथ होंगे लैप वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग में ये हमेशा 2 बना रहता है, ठीक है। जो भी एग्जामिनर होगा या जो भी इसका आंसर की दिया होगा उसको ये समझ में आएगा कि ये लैप वाइंडिंग नहीं वेव वाइंडिंग की बात किया है, इसलिए उसने 2 यहाँ पे टिक कर दिया है या 2 ऑप्शन सही मान लिया है। जो कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ होगा, क्यों, वो सही किए होंगे, उनके सही करने के बावजूद भी ये आंसर गलत हो गया होगा, इसलिए क्योंकि बोर्ड ने इसका आंसर क्या मान लिया था, 2 मान लिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके सिलेबस के हिसाब से या फिर आपका जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं डीसी मशीन में उसमें जो जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उस सारे फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था 2, ये सॉरी बी ऑप्शन, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही होना चाहिए था। सिंगल लेयर के लिए A इक्वल टू पी हो जाता है। और जब डुप्लेक्स की हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग डुप्लेक्स की बात करते हैं तो हमने आपको सिलेबस में ये करा भी रखा है, जो लोग क्लासेस लिए होंगे ग्लोबल आईटीआई एप्लीकेशन से उन लोगों ने देखा होगा कि डुप्लेक्स के लिए हमने लिखा हुआ है A इक्वल टू 2p, A इक्वल टू 2p लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर भाई, यहाँ पे समांतर पथ की संख्या हो जाएगी 2 गुणे p, कितना दिया हुआ है 4, 2 गुणे p 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 8 सही होना चाहिए। और जो लोग देखे होंगे क्लास देख के वो लोग 8 ही ऑप्शन टिक किए होंगे और उनका सही करने के बावजूद भी आंसर गलत हो गया होगा, क्योंकि भाई एनसीवीटी बोर्ड है और ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते सर आपका ये आंसर की गलत है ना। नहीं तो आप कंप्लेन करते तो यहाँ पे बिल्कुल ये आंसर बदलना पड़ जाता है इनको, चाहे जो भी हो, कि हम गारंटी दे रहे हैं नहीं बदलेगा तो हमसे मिलवाइएगा, हम उसको कहेंगे सिखाएंगे उसको मशीन पढ़ाएंगे बैठा के, बैठो बैठो मशीन पढ़ाते हैं तुमको, ठीक है। चल तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा भाई, हमें हमेशा सही के साथ ही चलना है। मान लीजिए एनसीईआरटी ने गलत ले लिया इसको, तो इसके बाद हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे वहां पे तो ये गलत नहीं लेगा ना, वहां पे तो वो 8 का ही ऑप्शन टिक करेगा। तो आप लोग बिल्कुल सही किए हो, यदि आपने हमारा लेक्चर देख के इसका 8 ऑप्शन सही किया है वो बिल्कुल सही है, कभी भी वो आगे गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी बोर्ड की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन वो भी मैं आगे लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे भी उसने आंसर गलत दिया हुआ है जबकि हमने आपको बताया कुछ दूसरा था, ठीक है। चल एकल चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, एकल चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो अभी आपने देखा कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का हमने बताया कि वो लेंज लॉ है, तो इसका भी लेंज लॉ ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये रहा आज का आपका मॉडल पेपर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।